हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं गुप्तकाल और गुप्तकाल में अपना ये तीसरा लेक्चर है और प्राचीन भारत का अपना ये 15वां लेक्चर है। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर करना ऐप शिक्षा ऐप 2.0 से, जो बिल्कुल आपका फ्री है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन राज व्यवस्था, प्रशासन कैसी थी, गुप्तकालीन समाज कैसा था, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, गुप्तकाल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये आज के दौर में हम पढ़ेंगे। यहाँ धार्मिक स्थिति कैसी थी गुप्तकाल में, वो भी हम पढ़ेंगे। बहुत कुछ है आज के लेक्चर में। ये गुप्तकाल का आज तीसरा और लास्ट लेक्चर है। इसमें आपका पूरा का पूरा कंटेंट है और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के 26 पेज हैं और 26 पेज में आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि तीसरा लेक्चर, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। और जिन बच्चों ने एचसीएस 2023 के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन जरूर करें, बिल्कुल फ्री है। और इसका जो कंटेंट है, जो पीडीएफ है, वो भी बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बता दिया गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये आज हम पढ़ेंगे और आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर करना। उस दौरान में गुप्तकाल का जो क्षेत्र होता है वो यहाँ से मानते हम, भरूच गुजरात से होते हुए नर्मदा नदी से, ये मध्य प्रदेश से यहाँ से होते, और इधर से पाकिस्तान का ऊपर वाला क्षेत्र जो सिंधु नदी से होते हुए यहाँ का क्षेत्र, ये गुप्तकाल का क्षेत्र है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से लेके ये गुप्तकाल का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के अंदर जितने भी छोटे राज्य हुए हैं, जितनी जनसंख्या हुई है, उन सभी के लिए समान अधिकार, समान प्रकार के टैक्स जो कर लगाए गए हैं, वो जितनी भी नीति आई वो समान प्रकार की हुई हैं। तो इस दौरान इस क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में समाज कैसा था वगैरह जो भी बातें होती हैं। और यहाँ जो एक मैप बनाया गया है, ये आपका समुद्रगुप्त के द्वारा क्षेत्र विस्तार के लिए जो रणनीति थी उसके लिए बनाया गया मैप है। तो यहाँ हम देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन। सबसे पहला जो पॉइंट है, गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था, उस दौरान प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। साम्राज्य आप देख चुके हो, इतना बड़ा साम्राज्य था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, जिसका नाम पटना है। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है। द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने प्रशासन चलाया है। तो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था, जिन पर इनका सीधा नियंत्रण होता था, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था लागू होती थी। गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी। नंबर 1 पे देखते हम, राजा था, सम्राट, किंग। गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था। शीर्ष पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे कौन था? राजा था। राजा का यह कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय में, जब युद्ध चल रहा हो या फिर जब शांति का समय हो, उस दौरान राज्य की नीति को सुनिश्चित करे कि राज्य की नीतियां कैसी हों, युद्ध के दौरान राज्य की नीतियां कैसी हों, और शांति समय में, शांतिकालीन समय में क्षेत्र की नीतियां कैसी हों। किसी भी आक्रमण से जनता की सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य था। अगर कोई भी क्षेत्र पर, अपने राज्य पर कोई भी आक्रमण होता है, तो राजा का परम कर्तव्य था कि वो अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करे, अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करे, सुरक्षा करे। उसका ये परम कर्तव्य था उस दौरान। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। उस समय जो न्यायाधीश का पद था, सर्वोच्च न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी राजा ही था। अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों एवं रीतियों के अनुरूप, धार्मिक, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो धार्मिक नीतियों और रीतियों के अनुरूप थी या सभी के लिए समान थी। तो यहाँ एक पॉइंट होता है कि धार्मिक नीतियों और रीतियों के हिसाब से थी, सबके लिए समान नहीं थी। अब ऐसी भी कंडीशन होती है, अगर चोरी करते हैं, सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था कम थी। अगर चोरी करता है, कोई ब्राह्मण चोरी करता है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था कठोर थी। अगर किसी की हत्या कर देता है, अगर ब्राह्मण हत्या कर देता है तो उसकी सजा कम थी, और अदर कोई भी हत्या कर देता है तो उसकी सजा ज्यादा थी, शूद्रों की खास ज्यादा थी। और हत्या के मामले में ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और किसी को मृत्युदंड भी
दिया जा सकता था। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धार्मिक नियमों और रीतियों के अनुरूप ही सजा का प्रावधान था। धार्मिक नीतियों ऐसा नहीं था कि कानून सबके लिए बराबर है, आज के समय में है, पर वहां पे थोड़ा सा कानून सबके लिए बराबर नहीं था, नीतियों के अनुसार था। मंत्रिपरिषद और दूसरे अधिकारी गण कौन थे? राजा सर्वोच्च था, फिर आता है उसके बाद जो पद आता है मंत्रिपरिषद का आता है और दूसरे अधिकारी गणों का पद आता है। गुप्त काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा किया जाता था। चयन था वो किसकी? राजा द्वारा, उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार, उनकी जो व्यक्तिगत योग्यता थी उनके अनुसार मंत्रियों का चयन किया जाता था। जिनमें से चयन किया जाता था, ऐसा नहीं था कि आम आदमी से ही चयन किसी को भी बुला लिया जाता था। चयन जहां से किया जाता था उनमें कौन हो सकते थे? राजकुमार हो सकते थे, सामंत हो सकते थे, उच्च अधिकारी हो सकते थे, उनमें से ही मंत्रियों को नियुक्त किया जा सकता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमारमात्य होते थे। सबसे जो बड़े अधिकारी थे उसको बोलते कुमारमात्य। सबसे बड़े अधिकारी को कुमारमात्य बोला जाता था। सबसे बड़े अधिकारी को क्या बोला जाता था? कुमारमात्य। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था तथा वे नकद वेतन पाते थे। ये आज के समय के आईएएस ऑफिसर थे। ये आज के समय के आईएएस ऑफिसर थे उस टाइम के। ये आईएएस ऑफिसर थे वर्तमान प्रेजेंट में अगर देखें तो। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था और उन्हें नकद वेतन देता था। कुमारमात्य प्रांतीय प्राधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन और केंद्र के बीच एक कड़ी होते थे। आज भी अगर कोई प्रशासन में समस्याएं आती है तो आप क्या करते हो? डीसी को, एडीसी को, एसपी को ज्ञापन सौंपते हो, वो फिर आगे पहुंचाते हैं मंत्री परिषद में, मंत्रियों को पहुंचाते हैं। जिस मंत्री को देना है उसे डायरेक्ट आप नहीं भेजते, आप क्या करते हो? आप एसपी ऑफिस में जाते हो, एसडीएम ऑफिस में जाते हो, डीसी ऑफिस में जाते हो, इस प्रकार से आप ज्ञापन सौंपते हो। तो आम जनता और राजा के बीच में ये कड़ी का काम करते थे। उस समय के ये कुमार अमात्य थे, कुमार मात्य ये हुआ करते थे, ये ऐसा काम किया करते थे। गुप्त शासक मंत्रियों से सलाह, गुप्त शासक हैं वो मंत्रियों से सलाह लिया करते थे और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर अपने अधिकारियों को लिखित आदेश या संदेश जारी करते थे। अपना जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, वहां से ये सलाह मशूरा करते थे, सलाह लेते थे अब क्या रणनीतियां होनी चाहिए, और जो रणनीतियों पर सहमति हो जाती उन रणनीतियों को लिखित रूप से फिर क्या है कि अधिकारियों को भेजते थे और वही नियम फिर अलाउड होते थे, लागू होते थे। अब वहां के कुछ उच्च अधिकारी हुए हैं जिनके प्रमुख अधिकारियों के नाम हैं, उस समय के ये प्रमुख अधिकारी हैं कौन? ये जो यहाँ दिए हैं हरिसेन वगैरह, हरिसेन है, वीरसेन है, शिखर स्वामी है, पृथ्वीसेन है, प्रणदत्त है, चक्रपालित हैं। ये गुप्त काल के कुछ प्रमुख अधिकारी होते हैं। उस समय के प्रमुख अधिकारी हैं कौन? हरिसेन, वीरसेन, शिखर स्वामी, पृथ्वीसेन, प्रणदत्त और चक्रपालित। गुप्त काल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद धारण कर सकता था। क्या गुप्त काल में एक साथ अनेक पद धारण कर सकता था? ऐसे क्वेश्चन कई बार पुट किए जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन में से कोई एक स्टेटमेंट को आप असत्य बताना, गलत बताना है। उस समय गुप्तकालीन के दौरान क्या एक अधिकारी एक से ज्यादा पद पे आसीन होता था? जी बिल्कुल होता था। यहाँ दिया गया है कि गुप्त काल में एक अधिकारी एक से ज्यादा पद पर भी आसीन हो सकता था। इसी काल में पद वंशानुगत हो गया था। पद वंशानुगत कब हुआ था? गुप्त काल से, क्योंकि यह एक ही परिवार के कई पीढ़ियां ऊंचे पदों को धारण करती थी। तो यहाँ से एक कैंडिडेट है वो राजा के दरबार में किसी ऊंचे पद पर है तो उसका पुत्र सुपुत्र भी और उसका सुपुत्र भी ऐसे ही पदों पे आते जाते थे। यानी कि अब यहाँ पे ये वंशानुगत हो गए थे, पद क्या हो गए थे? वंशानुगत हो गए थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पद वंशानुगत हो गए थे, क्रमबंदडा अभिलेख से मिलती, क्रमबंदडा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है हमें। फिर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? प्रांत थे, जिला थे, यानी कि ये स्टेट थे, ये डिस्ट्रिक्ट थे, ये आपके ब्लॉक, ग्राम वगैरह ये आपके हो जाते थे उस समय। तो सबसे पहले स्टेट के बारे में देखते हैं, जो प्रांत के बारे में। शासकीय सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रों या भुक्तियों में विभाजित किया जाता था। किसमें? राष्ट्रों या भुक्तियों में विभाजित किया जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ भुक्तियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे बंगाल में पुंडवर्धन भुक्ति, पुंडवर्धन भुक्ति जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल का क्षेत्र आता था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे साम्राज्य, जो पूरा साम्राज्य है वो ऐसे
स्टेट आज के समय जो राज्य होते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे बाँटते थे, ऐसी-ऐसी भुक्तियों में बाँटते थे। और यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दिया है पुंडवर्धन, पुंडवर्धन भुक्ति जिसका मतलब था कि बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, इस पुंडवर्धन भुक्ति में बंगाल का उत्तरी क्षेत्र आता था। इसी प्रकार से अलग-अलग भुक्तियाँ थी, किसी का कुछ और नाम था, किसी का कुछ और नाम था। और इन्हीं भुक्तियों को उस समय राज्य बोलते थे। मतलब आज के समय ये राज्य से आप तुलना कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्रांत या भुक्ति को पुनः जिलों में, जैसे आज अगर स्टेट है तो उसमें भी जिले होते हैं, किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 20 है। इसी प्रकार जिलों में बांटा गया था, जिसका प्रधान विषयपति कुमारमात्य होता था। जिसका विषयपति या कुमारमात्य, प्रधान कौन होता था? प्रधान कौन होता था भाई? आप कहोगे सर विषयपति या कुमारमात्य होता था। कुमारमात्य वहां का प्रधान होता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी, इसे विषय परिषद कहते थे, इसे विषय परिषद कहते थे। जिला स्तर पर उस दौरान विषय परिषद किस स्तर पे थी? राज्य स्तर पर थी, जिला परिषद पर थी, जिला स्तर पर थी या ग्राम स्तर पर थी? तो ये किस स्तर पर थी? ये जिला स्तर पर जिला परिषद थी ना, ये जिला स्तर पर हुआ करती थी। किस पर थी? जिला स्तर पर जिला परिषद थी, जिसका नाम विषय परिषद हुआ करता था। आज के समय क्या बोलते इसको? जिला परिषद। उस समय विषय परिषद बोलते थे और ये जिला स्तर पे हुआ करती थी। आज के समय के साथ आप तुलना करके चल सकते हो, यहाँ से आपको पढ़ने में, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद थी। आज भी नगर परिषद है, नगर पालिका है, आज भी है। ये उस दौरान भी थी। तो आपने आज आप जो देख रहे हो, जो राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हो, ये ऐसा नहीं कि अब वर्तमान की है, बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन समय से ये चलती आ रही है। इसमें क्षेत्रीय जो ये नगर परिषद थी, इसके अंदर क्या था? क्षेत्रीय व्यावसायिक समूह की प्रधानता थी। इसमें क्या था कि एक तो नगर श्रेष्ठी होते थे, जो पूंजीगत वर्ग के नेता होते थे। सार्थ व विश्व के व्यापारियों के नेता होते थे। प्रथम कुलिक कारीगर समुदाय के मुखिया होते थे। प्रथम कास्थे लिपिकों के, कलरकों के प्रधान होते। इनमें ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। आज भी ऐसी परंपराएं लगभग चलती हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। आज भी ग्राम ही है। सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, फिर उसके बाद 10-20, 5-10 गांव को मिला के ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक के बाद फिर अपना जिला पार्षद का वो होता है, फिर अपना एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ जिला पार्षद, फिर अपने क्षेत्र के अनुसार एमएलए का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का होता है, और फिर चल के स्टेट का होता है। इस प्रकार से आज भी चलती है। ग्राम सभा का कार्य ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था करना था, निर्माण कार्य करना। ग्राम का कार्य क्या था? ग्राम सभा का कार्य ग्राम की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, निर्माण कार्य करना, सड़क बिजली की व्यवस्था करना, राजस्व एकत्रित करना, गांव से राजस्व यानी कि टैक्स वगैरह इकट्ठा करना। ग्राम सभा को मध्य भारत में, जो ग्राम सभा होती थी उसे मध्य भारत में पंचमंडली बोला जाता था और बिहार में जनपद बोला जाता था। बिहार में क्या बोला जाता था? जनपद बोला जाता था। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो ग्रामीण की होता था। आज के समय क्या बोलते हैं? सरपंच महोदय बोलते हैं, या फिर किसी किसी जगह आज क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। आज के समय अगर बोलते हैं तो किसी जगह इनको बोलते हैं सरपंच, और किसी जगह बोलते हैं मुखिया, और किसी क्षेत्र में कुछ और भी बोलते होंगे। इस प्रकार से ये होते थे। उनकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी, जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। आज भी होते हैं सरपंच महोदय है, उसके साथ एक आज भी एक छोटी सी ग्राम पंचायत होती है, जिसमें सरपंच के साथ पंच पद के कैंडिडेट होते हैं। ये जो आज आप समय में, आज के समय में आप देख रहे हो, कुछ नया नहीं देख रहे हो, ये बहुत समय पहले से चलती आ रही है। तो आप ऐसा मत समझना कि ये अभी हुई है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, प्राचीन काल से चलती आ रही है। मध्यकालीन में भी चलती, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा है, और उसके बाद अब भी चलते हैं। अब ये बात अलग है कि जो सरपंच का पद है ये हरियाणा में विवादित है। विवादित का मतलब ये है कि ई टेंडरिंग की एक कंडीशन लगाई हुई है कि 2 लाख रुपए तक का जो काम है वो सरपंच करेंगे, उसका ऊपर का काम वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। लेकिन अभी इसके ऊपर विवाद चला हुआ है, क्या होगा क्या नहीं। तो ये पहले से भी चलती आ रही हैं ये परंपराएं, ये नियम, कायदे, कानून। हाँ, जिन बच्चों ना एचसीएस का एग्जाम देना है तो अपना फ्री वीडियो लेक्चर आप देख ही रहे हो, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। अपना ऐप है शिक्षा युग 2.0 से, और अपना यूट्यूब चैनल है शिक्षा युग, आपको पता है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ।
काफ़ी फायदेमंद साबित होगी आपके लिए। आपको कुछ पेमेंट नहीं देना, ये हमारा खर्चा लगता है बिल्कुल। बस आपका इतना ये है कि आप इसको पीडीएफ को शेयर कर दें बस। किसी कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट है तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, किसी बड़ी संस्था की फ़ी पे नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है, वीडियो लेक्चर देख सकता है। गुप्त काल में न्यायालय 4 वर्गों में विभाजित था। राजा का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, फुग, हाई कोर्ट, ये श्रेणी सेशन कोर्ट और ये कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इस दौरान भी ना आगे चल के इसके 2 कोर्ट के 2 भागों में बांट दिया जाता है, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले जिनमें आपके जमीन जायदाद के कुछ विवादों का निपटान होता था। फौजदारी मामले जहाँ पे आप मर्डर वगैरह यानी कि क्रिमिनल कोर्ट बोल सकते हो, क्रिमिनल कोर्ट के से आप तुलना कर सकते हो। ये यहाँ पर भी आगे चल के ऐसा बटा हुआ था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, उसमें राजा था वो सर्वोच्च न्यायाधीश था। न्यायाधीश को दंड नायक बोलते थे। न्यायाधीश को क्या बोलते थे? दंड नायक बोलते थे। पुग थे यानी कि यहाँ से श्रेणियां चली हुई थी आगे। महादंड नायक बोलते थे, सर्वदंड नायक ऐसे कुछ बोला जाता था। गुप्त काल में न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। ये कई बार पॉइंट रिपीट हो चुका है, याद रखना। पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी और फौजदारी मामलों में को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे दीवानी और फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया है। दीवानी और फौजदारी मामलों में क्या होता है कि दीवानी तो वो सामान्य मामले होते हैं जहां से आपके जमीन जायदाद के मामले होते हैं, और फौजदारी होते हैं जो आपकी लड़ाई झगड़े मारपीट वगैरह से होते हैं या मर्डर वगैरह से होते हैं। ये आपका क्रिमिनल कोर्ट आप जिसको बोल सकते हो। इसका मुख्य कारण ये था कि अलग भागों में बांटने का कारण था कि भूमि दान की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही थी, यानी कि भूमि दान ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा था। ज्यादा से ज्यादा भूमि दान से क्षेत्र विस्तार क्षेत्र में विवाद हो रहे थे। मरीचकटिकम में नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है। तो वहां उस समय में न्यायालय को क्या बोला जाता था? आज आप कोर्ट में जाते हो, इंग्लिश का शब्द कोर्ट है, हिंदी में न्यायालय बोलते हो। उसमें क्या था? अधिकरण मंडप बोला जाता, अधिकरण मंडप बोला जाता था। और न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? अधिकरणिक बोला जाता था, अधिकरणिक बोला जाता था न्यायाधीश को। फिर आ जाती है सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था, क्षेत्र विस्तार के लिए सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। कुछ समय आपने देखा था कि जब प्राचीन काल में, जब आपने वैदिक काल वगैरह में देखा था, तो उस समय जो आपके गोप मुखिया, गांव के प्रधान वगैरह होते थे, उस समय पे जो सैनिक होते थे वो परमानेंट सेना नहीं थी, यानी कि निरंतर या स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन इस दौर में सेना है वो स्थायी हो चुकी है। तो यहाँ स्थायी सेना है। सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था। सैन्य प्रशासन का प्रमुख क्या होता था? सेनापति, जिसका सर्वोच्च अधिकारी बलाधिकृत होता था, जिसकी सेनापति को बोलते थे महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत बोला जाता था। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना थी। ये पॉइंट जरूरी है। सेना कैसी थी? स्थायी सेना थी। सेना को 4 भागों में बांटा गया था। सेना को 4 भागों में बांटा गया था। एक तो पैदल सैनिक थे, एक रथ वाले सैनिक थे, एक घुड़सवार वाले सैनिक थे, एक हाथी वाले सैनिक थे जो हाथी पे मतलब बैठकर चलते थे। तो यहाँ जो थे पदाति यानी पैदल वाले थे, रथारोही रथ से चलने वाले, अश्वारोही घोड़े से चलने वाले, और गज सेना हाथी सेना थी। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। जो साधारण सैनिक होते थे उनको क्या कहा जाता था? अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपसे कि प्राचीन भारत में, या फिर पूछ लेगा गुप्त काल में सामान्य सैनिकों को क्या बोला जाता था? या क्वेश्चन ऐसे पुट कर देगा कि प्राचीन काल में या गुप्त काल में चाट शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये सामान्य सैनिकों के लिए हुआ है। और जो गुप्तचर होते थे उनको क्या बोलते थे? दूत बोलते थे। गुप्तचर को क्या बोलते थे? दूत बोलते थे। और गुड पुरुष किसे बोलते थे? गुप्तचरों को बोलते थे। कब किस शासन में बोलते थे? कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ाया आपको, मौर्य काल भी पढ़ाया है आपको मैंने, उससे पहले के भी पढ़ाए हैं। हर्षवर्धन, सॉरी अपना हर्षवर्धन बचा हुआ ना, हाँ हर्षवर्धन अपना बचा हुआ, हरियंक वंश भी पढ़ाया और भी पढ़ाया मैंने। लेकिन आपको ये बताना कि गुड पुरुष गुप्तचर को बोलते थे, किस काल में बोलते थे? और दूत बोलते हैं गुप्तचर गुप्त काल में, तो गुड पुरुष किसे बोलते थे? आपको कमेंट करके बताना है कि गुड पुरुष
कमेंट करके बताओगे। गुड पुरुष ये क्या था? ये था आपका गुप्तचर। किस शासन काल में, किस साम्राज्य या किस काल में, इसको किस काल में बोला जाता था? गुड पुरुष गुप्तचर होते थे, किस काल में बोला जाता था? बताना है कमेंट करके। जो पुलिस कर्मचारी होते थे इनको भट्ट या भाट कहा जाता था। पुलिस कर्मचारियों को क्या बोला जाता था? भट्ट। रण भंडारिक वो होता था कि खाने पीने की जो रसद सामग्री है उसका भंडारण करना, उसकी देखरेख करना। रण भंडारिक का काम था रसद की व्यवस्था बनाए रखना। पदार्थी वस्तु की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, यानी कि रसद सामग्री खाने पीने की व्यवस्था का पूरा मैनेजमेंट करके चलेगा ये। कौन? रण भंडारिक। ये काम किसका था? रण भंडारिक। किसका क्या काम था? रसद सामग्री के मैनेजमेंट करके चलने का इसका काम था। फिर चलते हैं राजस्व के स्रोत क्या थे। तो राजस्व इकट्ठा होता था, जो पैसे इकट्ठे होते थे वो कहाँ से आते थे? बिजनेस से आते थे, कृषि से आते थे, या फिर आज के समय तो चल रही हैं अर्थव्यवस्था के अलग अलग रूप हो गए, प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है। जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे वहां आपको देखना पड़ेगा चतुर्थ, पंचम, आजकल तो अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन उस टाइम पे ये साधन नहीं थे। तो गुप्त काल में भू राजस्व से, यानी कि भू राजस्व से सबसे ज्यादा आमदनी होती थी। और सामान्यतः भूमि पर सम्राट का स्वामित्व होता था, यानी कि राजा का स्वामित्व होता था। स्वामित्व किसका होता था? सम्राट का होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 1/6 भाग, 1/4 से 1/6 था भाई इसका। तो 1/6 मैक्सिमम होता था, 1/4 ना, 1/6 कम से कम और 1/4 मैक्सिमम होता था। इसलिए कालिदास ने सम्राट को सटमांसवर्ती कहा। सटमांसवर्ती, कालिदास ने सटमांसवर्ती क्यों कहा? सटमांस, कालिदास ने सम्राट को सटमांसवर्ती क्यों कहा? क्योंकि वो 1/6, सट का मतलब 6 से, ठीक है, 6, वो 1/6 उत्पादन का भाग लेता था। कर की जो दर थी, कर की जो दर थी, टैक्स रेट था, वो 1/4 से 1/6 के बीच में होता था। किसान जो थे अगर नकद कर दिया करते थे, डायरेक्ट कर दे देते थे नकद, तो उसको बोलते थे हिरणे। और उसके बदले अगर अनाज पे करते थे, अनाज देते थे, तो उसको बोलते थे मेय। क्या बोलते थे? मेय। मेय किसके लिए यूज होता था? अगर अन्न देते हैं, भूमि कर के रूप में अन्न देते हैं। आज भी कई बार क्या करते हैं, किसी के पास ज्यादा खेती होती है, ज्यादा जमीन होती है, वो किसी को काश्तकार के रूप में रख लेता है। अब वो कुछ कुछ नहीं, सब कुछ काश्तकार करेगा, जमीन दे देगा, और काश्तकार उसको उसके बदले में कुछ अनाज दे देगा। जैसे कि मान लेते हैं 10 क्विंटल फसल का उत्पादन होता है, तो बोल देगा कि भाई जमीन मेरी सब ये है, आपको इसमें करना है, इसमें से 50% आपका, 50% मेरा। कुछ इस प्रकार से आज भी चलती है ऐसी कंडीशन। भूमि कर भोग का उल्लेख, भूमि कर को बोला जाता था भोग मनुस्मृति में, ठीक है। भोग किसको बोला जाता था? भूमिकर को। भूमिकर को क्या बोला जाता था? भोग। भूमिकर को भोग बोला जाता था मनुस्मृति में। और भेंट कर बोला जाता था हर्षरित में। हर्षरित में भेंट कर बोला जाता था, मनुस्मृति में भोग बोला जाता था भूमिकर को। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, और इन भूमि से जो उत्पादन होता था वो बिल्कुल कर मुक्त होता था। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार भूमि कर मुक्त थी। ये जो भूमि थी, जो दान में दी गई भूमि थी, कर मुक्त थी। और इस भूमि को क्या बोलते थे? अग्रहार। क्या बोलते थे? अग्रहार बोला जाता, अग्रहार बोला जाता था। गुप्तकालीन समाज कैसा था? ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट होता है। गुप्तकालीन समाज कैसा था उस दौरान में? गुप्तकालीन समाज कैसा था? तो समाज हमें देखना जरूरी होता है। उस समय समाज कैसा था? राजनीतिक अर्थव्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, महिलाओं की व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, ये बहुत कुछ देखना होता है। क्योंकि समाज में सिर्फ राजा से और मंत्रियों से शासन नहीं चलता है। अगर वहां की जनता त्रस्त हो जाती है राजा की नीतियों से, तो वो विद्रोह कर देती है। और विद्रोह कर देती है तो राजा को पद छोड़ना पड़ेगा, या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएंगी। आज किसमें भी आप देख सकते हो, हमारे देश में भी अब महंगाई की मार से हर रोज कोई न कोई विद्रोह चलते ही रहते हैं। अब आप न्यूज़पेपर देखते हो, वहां देखते हो तो एक खालिस्तान पंजाब की खबरें बनी रहती हैं अखबार में।
एक ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम की खबरें हर रोज बनी रहती हैं अखबार में। किसी न किसी तरह का विद्रोह यानी कि जनता असंतुष्टि के तरफ चल रही है, तो हर रोज कोई न कोई ऐसी खबरें आपको देखने को मिल जाती है जिससे जनता उनके विपक्ष में चल रही है। पंजाब में आपने देख लिया और कई स्टेट में आपने ओपीएस सिस्टम देख लिया, ओल्ड पेंशन सिस्टम। और आप हरियाणा में देख रहे हो सरपंच सरकार से नाखुश हैं। तो कहीं न कहीं आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ का तो मामला कुछ अलग है कि वो पेपर आउट का वगैरह, आप जो पेपर की तैयारी करें उनका पेपर आउट ज़्यादा होता है, तो वो बोल रहे हैं कि पता नहीं जादूगर क्या करता है, ऐसे-ऐसे कमेंट वगैरह आते रहते हैं। तो जनता जब सरकार से संतुष्ट नहीं होगी, तो फिर स्थितियाँ तो विद्रोह की हो अगर हो विद्रोह की ओर होंगी ही होंगी। तो ज़रूरी है कि सरकार को जनता के प्रति जागरूक होना चाहिए, उनकी परिस्थिति को समझना चाहिए। देखते हैं उसमें कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी? समाज में सबसे पहले थी वर्ण व्यवस्था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। और ये 4 वर्ण कौन से थे? 4 वर्णों के आधार पर गुण और कर्म न होकर जन्म था। जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी। वैदिक काल में आपने पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल में उनके कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में क्या था कि जन्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था हो जाती है। उससे पहले जन्म के अनुसार नहीं थी, कर्म के अनुसार होती थी। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। सबसे ऊंचे कौन थे? ब्राह्मण थे। सबसे ऊंचा ऊंचा स्थान था ब्राह्मणों का। क्षत्रिय वर्ण का प्रमुख कार्य क्षेत्र की रक्षा करना और सैनिक सेवा देना था। सैनिक सेवा यानी कि सैनिक बनना, आर्मी में भर्ती होना, क्षेत्र की रक्षा करना क्षत्रियो का काम था। ब्राह्मणों का काम था आराम से बैठे पूजा पाठ करो, इनको कुछ टैक्स लेना नहीं, इनको दान में मिलेगा और ये ऐशो आराम करेंगे। वैश्य का काम था, वैश्य ये वो लोग होते थे जो बिजनेस करते थे, जो आज के समय में आप सेठ धनाढ्य बिजनेस बोलते हो, ये वो लोग होते थे। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य कृषि एवं व्यवसाय था। वाणिज्य एवं व्यवसाय के पतन के कारण, वाणिज्य और व्यवसाय का पतन हो गया तो उनकी सामाजिक स्थिति में भी कुछ गिरावट आई है। और चौथा वर्ण था शूद्र। इनको आमतौर पर ऋग्वैदिक काल में क्या था इनके लिए कि ये जो 3 उच्च वर्ग हैं, इनकी सेवा के लिए इनको रखा गया था मात्र, शूद्र वर्ग को। लेकिन आगे चल के शूद्र वर्ग का भी काफ़ी उत्थान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के समय से वो काफ़ी अच्छे-अच्छे नियम वगैरह लिखते हैं। इनके लिए काफ़ी अच्छे प्रावधान करते हैं। हेनसांग ने शूद्रों को खेतीहर कृषक के रूप में उल्लेखित किया है। तो खेतीहर ये ज़्यादातर कृषक खेतीहर के रूप में काम करते थे, खेती के रूप में काम करते थे, किसान वर्ग के लोग थे ये। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में थोड़ा सुधार हो जाता है। शूद्र सैनिकों में सैनिक भर्ती में भी अब आने लगे। अब शूद्र हैं वो सैनिकों में भी भर्ती होने लगे, आर्मी में भी भर्ती होने लगे। उससे पहले कौन थे? सिर्फ क्षत्रिय भर्ती होते थे, अब शूद्र भी भर्ती होने लगे हैं। इस दौरान शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार मिल गया। उससे पहले शूद्रों को रामायण और महाभारत पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब रामायण और महाभारत पढ़ने का अधिकार भी मिल गया है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था। अब देखो ये जो बात इंपॉर्टेंट है ना, अब ये पूछ सकता है क्या इस समय कोई अंदाजा लगा सकता है क्या कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय होगा? कि आप ब्राह्मण हो तो आपको ये सजा मिलेगी, आप क्षत्रिय हो तो अलग सजा मिलेगी। क्या वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय हो सकता है क्या? आज के समय नहीं होता है। आज के समय कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, आज के लिए किसके लिए बराबर नहीं है? बोला जाता है कि जो उच्च वर्ग जो बड़े धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए बराबर नहीं, क्योंकि वो पैरोल वगैरह ले लेते हैं, बेल वगैरह ले लेते हैं और तारीख वगैरह बढ़वा देते हैं पैसे वगैरह देके ताकि अपना काम करते रहो। और गरीब व्यक्ति फंस जाता है। एक मकड़ी का जाल बोलते हैं कि ये जो कानून व्यवस्था है वो एक मकड़ी का जाल है। गरीब व्यक्ति तो कीड़ी मकोड़ों की तरह फंस जाता है और बड़ा जो भी व्यक्ति फंसता है वो उस जाल को फाड़ के निकल जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार न्याय किया जाता था। किसके? वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था। कोई अंदाजा लगा सकता है कि भाई आप किस वर्ण से हो? आप क्षत्रिय हो तो अलग सजा है, आप शूद्र हो तो अलग सजा है। लेकिन यहाँ था कुछ, दंड में वर्ण भेद कायम था। तो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, दंड में वर्ण भेद कायम था। कोई अंदाजा लगा सकता है क्या ऐसा था? हाँ, बिल्कुल ऐसा था। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड। अगर ब्राह्मण चोरी करेगा तो सबसे अधिक दंड। भाई आपको चोरी क्यों करनी है? आपको तो दान मिल रहा है, आप चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी करोगे तो दंड ज्यादा मिलेगा। शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता है। भाई ये सबसे नीचे है, इनको दबाया जा रहा है, तो ये अगर किसी खाने पीने के मामले में चोरी कर लें तो इनको दंड कम दिया जाएगा।
अब दूसरी बात आती है हत्या की, दूसरी बात आती है हत्या की, मर्डर की। हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक दंड, जो शूद्र है तो उसने हत्या कर दी किसी की तो सर्वाधिक दंड, और ब्राह्मण को कम दंड मिलता था, ब्राह्मण को कम। वस्तुतः ब्राह्मण मृत्युदंड की सजा से मुक्त था, इसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, सजाए मौत की कोई सजा नहीं थी। हाँ, इनके शूद्रों के लिए थी लेकिन इनके लिए नहीं थी। अगर चोरी की है तो ब्राह्मण को ज्यादा दंड मिलेगा, मर्डर किया है तो शूद्र को ज्यादा मिलेगा। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थी उस समय। अब देखते हैं स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। महिलाओं की स्थिति जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की स्थिति उस दौरान कैसी थी। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा कुछ गिरावट आई, और इसका प्रमुख कारण था उपनयन संस्कार बंद हो जाना। उपनयन संस्कार बोलते हैं किसको? उपनयन संस्कार यानी कि महिलाओं के लिए जो स्पेशल से शिक्षा बजट था ना, वो शिक्षा बजट बंद कर दिया गया था। वो क्या था? शिक्षा बजट को बंद कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण यही था कि शिक्षा बजट बंद करने से इनकी स्थिति में कुछ ऐसा प्रभाव आया है। इसके आगे हम देखते हैं दासों की स्थिति, गुप्तकालीन कृषि व्यवस्था, मुद्राएं, धार्मिक स्थिति, बहुत ज्यादा है अभी कंटेंट। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं यहाँ तक। आज के लेक्चर में हमने देख लिया कि ये आपका लेक्चर नंबर 15 था। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे ये महिलाओं की स्थिति और ये जो आगे का बचता है प्रावधान। कल के लेक्चर में हम 15 और 16 यहाँ से देखेंगे। तो ये कल का जो होगा ये लेक्चर नंबर 16 होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोनों क्लास कंप्लीट होने के बाद, 15 और 16 कंप्लीट होने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अभी बहुत कुछ कंटेंट बाकी है, इसमें बहुत कंटेंट बाकी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप ध्यान से अपना पढ़ाई को जारी रखना और नोट्स डाउनलोड कर लेना, पढ़ना, अपने अच्छे से तैयारी करना, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।